सो हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया जा रहा है डिस्क्रिप्शन में। वहाँ जाकर उसको फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ मैं लाइव भी आऊँगा और जो भी डाउट डिस्कशन होगा उसको वहाँ पर डिस्कस करेंगे और नोट्स भी वहीं मिलेंगे। तो तुम सबसे रिक्वेस्ट है कि वहाँ जाके चैनल को ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल है टारगेट विथ मनीष फाउंडेशन करके, वहाँ पर चैनल होगा टेलीग्राम का। ठीक है, टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लो। और मैं जानता हूँ तुम लोग स्कूल का तैयारी करने और कोचिंग में काफ़ी सारे तैयारी करने में लगे हुए हो, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कार्बोनेट्स कंपाउंड का थर्ड लेक्चर है। और पहले में हम लोगों ने देखा था क्या क्या, कार्बन साइकिल इंट्रोडक्शन देखा था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कार्बन साइकिल, एलोटॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन में एमोर्फस हो गया, क्रिस्टलाइन हो गया। उसके बाद सेकंड में हम लोगों ने उस पर जो क्वेश्चंस बनाए थे ना, सेकंड में कुछ क्वेश्चंस बनाए थे और उसी के पहले वाले क्लास के बेस पे, और CO2 और CO के बारे में उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को देखा था और आपस में कंपेयर भी किया था। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर डाइऑक्साइड छूट रहा है। ठीक है, अब सही हो गया। तो इस वाले में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में जानेंगे हम लोग। क्योंकि कल हमने देखा था कि जो CO2 गैस है वो क्या होता है, नॉन कंबस्टिबल होता है और एयर से हैवी होता है। तो इसका एक यूज कहाँ आ जाएगा, फायर एक्सटिंग्विशर में। और दो तरह के फायर एक्सटिंग्विशर को जानेंगे, एक है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, और एक फोम टाइप एक्सटिंग्विशर। यहाँ पर नीचे शायद अच्छा आएगा, नीचे और नीचे, हाँ ये रहा। तो इनमें जो जो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व है उनको तो 10 में भी पढ़ना है, तो उसके आगे भी जानना होगा। तो ये तो बहुत ज़रूरी है, कई सारे एग्जाम्स में पूछता भी है। और उसके बाद क्या है, कैल्शियम कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट्स का कुछ यूज और उनके कुछ रिएक्शंस देखेंगे। ज़्यादा नहीं, इनमें बहुत ज़्यादा नहीं जाना है। जिस तरह हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में गए थे पूरा डिटेल में कि इनका फिजिकल क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस, उतना डिटेल में इनके बारे में नहीं जानना है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रिएक्शंस इनके देखने हैं। याद है Na2CO3 को वाशिंग सोडा भी कहते हैं। तो इस सब पर आएंगे। और अंतिम टॉपिक मीथेन के बारे में, मीथेन का कुछ रिएक्शंस देखना है। तो ये हमारा अंतिम हो जाएगा थ्योरी पार्ट। उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे और क्वेश्चंस बनाया जाएगा। और क्या, इतना करोगे तो क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। तो अब आते हैं फायर एक्सटिंग्विशर वाले टॉपिक पे। तो ये रहा हमारा, इसको चलो शुरू करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर, तो एक्सटिंग्विशर मतलब क्या, किसी चीज को, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर मतलब आग को बुझाने वाला है ना, जो चीज, जो सब्सटेंस होता है या जो इक्विपमेंट होता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर पुटिंग ऑफ फायर्स। पुटिंग ऑफ मतलब आग बुझाने के लिए, जो भी हो। काफी सारे फायर एक्सटिंग्विशर है। एक तो सबसे सिंपल, तुम वाटर का यूज करते हो ना, लेकिन वाटर हर केस में यूज नहीं ना हो सकता है। जैसे कि अगर कहीं फ्लेमेबल, सॉलिड फ्लेमेबल से अगर कहीं फायर लगा है तो वहाँ वाटर का यूज नहीं कर सकते हो। और कहीं लिक्विड से, जैसे पेट्रोल का जो आग होता है ना, वो तुम थोड़ी वाटर से बुझा सकते हो। इनफैक्ट वाटर डालने पर वो और जलने लगेगा, क्योंकि वाटर क्या है, पेट्रोल से हैवी है। तो पेट्रोल तो ऊपर फ्लोट करते रहेगा और वाटर और फायर और स्प्रेड होते जाएगा। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहला और सबसे सिंपल, जो आजकल तुम्हारे स्कूल में भी लगा रहता है कॉरिडोर्स में, वो जो रेड कलर का होता है बड़ा सा, वो रेड कलर का, इधर कुछ ब्लैक कलर का निकला होता है, वो फायर एक्सटिंग्विशर तुमको तुमको मिल जाएगा कहीं भी, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में। तो उसका प्रिंसिपल हम देखते हैं, जिसको सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। तो होता कुछ नहीं है इसमें, CO2 जो है ना, हम सबको पता है कि किसी भी चीज को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन अगर मैं कोई चीज जल रही है और उसके आसपास का जो ऑक्सीजन है उसका, उससे उसका कांटेक्ट तोड़ दूं, मान लो आसपास पूरा CO2 भर दूं, ठीक है, तो क्या होगा, वो जो चीज जल रही है ना, वो क्या होगा, वो कंबशन करना बंद कर देगा। क्यों, क्योंकि उसको ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा। तो जो CO2 है वो आग को कैसे बुझाता है कि वो ऑक्सीजन के सप्लाई को क्या करता है, कट कर देता है। कोई चीज जल रहा है ना, तो उसके आसपास वो घेर लेता है उस चीज को, जहां पर तुम उसको पुट करोगे, और वो क्या होगा, वो सब्सटेंस जलना बंद कर देगा। हाँ, लेकिन इसमें अब ऐसा नहीं कि कोई आग अगर पेट्रोल वगैरह से लगा है तो उसमें इसका यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसमें इसका यूज नहीं कर सकते हो।
उसके लिए दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर जो हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तो होता क्या है कि एक वैक्स सील रहता है ऊपर में, और ये मेटल सिलेंडर के अंदर क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन भरा रहता है। ये पूरा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन अंदर क्या हुआ, भरा हुआ है। और ये कांच का बना हुआ एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड लगा रहता है। तो जब तुम ये नीचे वाले पार्ट देख लो, नीचे वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट, इस प्लंजर को जब आप फोर्स करते हो तो कांच टूट जाता है, और जब जब कांच टूट जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट से Na, सोडियम बाइकार्बोनेट, यहां पर देखो ये रिएक्शन, सोडियम बाइकार्बोनेट, एक मिनट, सोडियम Na2CO3 प्लस, एक मिनट देखता हूं। ओके, सो यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फार्मूला NaCO3 है। जब वो जो बीकर टूटता है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। दोनों मिक्स होकर क्या बनाते हैं, सोडियम सल्फेट वाटर और CO2 गैस इवॉल्व होता है। व्हाइट कलर का, व्हाइट फ्यूम का गैस इवॉल्व होता है। आपने कभी बार कहीं पर इंटरनेट पर या कहीं टीवी पर जो भी हो देखा होगा। तो ये वही CO2 है, और ये जब किसी जलते हुए सब्सटेंस पर इसको आप जब भी पुट अप करते हो तो क्या होता है, उस सब्सटेंस का ऑक्सीजन के साथ कनेक्शन टूट जाता है, और वो फायर क्या होता है, एक्सटिंगाइज हो जाता है। तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशन में किसका यूज करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का नहीं, ये इसका सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन आता है, और ये रिएक्शन है इसका, ठीक है। तो यही यहाँ पर आपको इसी में यही होगा। तो कहाँ से निकलेगा ये CO2, यहाँ से। ये जो वैक्स सील है ना, ये इसको वैक्स काफी ये टाइट तो नहीं होता है, तो यहाँ वैक्स सील से ये CO2 बाहर निकलेगा जब भी आपको यूज करना हो इसका। तो ऐसे नहीं कि ऐसे ही यूज कर लिए, ठीक है। लिमिटेशन क्या है कि ये फायर जो है ना, केवल सॉलिड इनफ्लेमेबल मटेरियल्स के लिए है। जैसे किसी बिल्डिंग में कोई आग लग गया, कोई मान लो कागज जल रहा है, कोई प्लास्टिक जल रहा है ना, इस तरह के मटेरियल्स के। लेकिन अगर कोई ऑयल के चलते, जैसे पेट्रोल वगैरह, केरोसिन वगैरह के चलते अगर कोई फायर लगा है, तो वहां पर इसको मत यूज करना, ठीक है। क्योंकि CO2 क्या है, वो हैवी है ना। तो क्या करेगा, वो ऑयल जहां पर फ्लोट करता है ना, ऑयल के नीचे चला जाएगा ये CO2, ये इसका कंटैक्ट को तोड़ नहीं पाएगा, ठीक है। CO2 ज्यादा डेंसर है ऑयल से, तो ये CO2 उसके नीचे चला जाएगा और ये ऊपर जलते रहेगा ऑयल। समझ में आ रहा है। इसीलिए इस सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर को हम लोग कभी भी लिक्विड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के लिए यूज नहीं करते हैं। लिक्विड इनफ्लेमेबल मतलब ज्वलनशील है ना, जो काफी तेजी से फायर को क्या करता हो, कैच कर लेता हो। तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर केवल कहाँ करते हैं, सॉलिड इनफ्लेमेबल मटेरियल्स के लिए केवल, ठीक है। इसको समझना। और फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का हम यूज करते हैं लिक्विड के लिए, ठीक है। फायर कॉज्ड बाय लिक्विड, ये देखो फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का। तो इसमें हम क्या करते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर टू सोडा एसिड के जैसा होता है, बस होता क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड की जगह हम लोग एल्युमिनियम सल्फेट ले लेते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड की जगह हम लोग एल्युमिनियम सल्फेट ले लेते हैं, और साथ में सैपोनिन एक मटेरियल है जो बहुत सारा फोम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। Here however the solution of sodium bicarbonate contains saponin, a material which produces low। यानी कहने का मतलब इस रिएक्शन का पूरा जो इस बात पर है ना, कि किसी भी तरह इसको क्या किया जाए, इसको लेस डेंसर किया जाए, लेस डेंसर, ठीक है, ताकि ये ऑयल से भी इसका डेंसिटी क्या हो, कम हो जाए। ओके, एज ए रिजल्ट द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हिच हेल्प इन सल्फ्यूरिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय एल्युमिनियम सल्फेट। तो ये रिएक्शन आता है, यहाँ पर भी CO2 रिलीज होता है, लेकिन बहुत सारा फोम रिलीज होता है। क्यों, क्योंकि सैपोनिन का यूज किया है सोडियम बाइकार्बोनेट के चलते। तो इस रिएक्शन में काफी ज्यादा फोम आता है, ठीक है, फोम। तो हो सकता है इसके चलते यहाँ जो CO2 प्रोड्यूस हो रहा है वो लेस डेंस हो जाता होगा, और ये ऑयल जहां रहता है ये उसके ऊपर पूरा एक सराउंड कर लेता होगा CO2। तो इसके चलते इस ऑयल का कंटैक्ट क्या होता होगा, टूट जाता होगा ऑक्सीजन के साथ, और इस तरह के फायर को बुझाते हैं। तो ये हमारा रिएक्शन है। यहाँ पर भी CO2 यूज हो रहा है, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ सैपोनिन का यूज कर रहे हैं, जो ए लॉट ऑफ फोम प्रोड्यूस करता है। और एक और चेंजेस क्या है कि H2SO4 की जगह एल्युमिनियम सल्फेट का यूज कर रहे हैं। और एक बात और
कि ये जो रिएक्शन है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। ये क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्योंकि ये एसिड है H2SO4 और ये बेस है NaSO3। तो सोडा एसिड एसिटिक एसिड में किस तरह का रिएक्शन होता है? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। अगर ऑप्शन में आएगा न्यूट्रलाइजेशन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक या डबल डिस्प्लेसमेंट जो भी हो, तो आप क्या मारोगे? वहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑप्शन सही होगा। तो फोम टाइप एक्सटिंगाइजर में भी वो इन्फ्लेमेबल लिक्विड्स के लिए यूज होता है। हालांकि अभी भी अगर कोई अगर फायर इलेक्ट्रिसिटी के चलते कॉज होता है तो उसको ये भी नहीं बुझा सकता है, फोम टाइप भी नहीं बुझा पाएगा और सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंगाइजर भी नहीं बुझा पाएगा। दोनों तरफ के एक्सटिंगाइजर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के चलते जो फायर लगते हैं उसको नहीं बुझा पाएंगे, दोनों तरह के। तो फिर इसका मतलब फिर किस चीज का यूज करेंगे जिसके चलते इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो फायर लगता है उसको बुझा सके? तो वो तो खोजना होगा और फिर कमेंट सेक्शन में बताना हमको। अदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, तो कैल्शियम कार्बाइड हो गया CaC2। ओके, और वैसे CaC2 क्यों हुआ? क्योंकि Ca का वैलेंसी आपका 2 हो गया है ना। यहाँ पर ओके, ये आयनिक कंपाउंड नहीं है तो उस तरह से हम लोग नहीं बना पाएंगे। जैसे आयनिक कंपाउंड रहता है जैसे CaCO3 है, तो हमको पता है कि कैल्शियम का 2 वैलेंसी और CO3 का भी, कार्बोनेट का भी 2 वैलेंसी, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्रॉस करते हैं तो यहाँ क्या बनता है? Ca2CO3 का होल 2, तो यानी CaCO3 बन जाता है। तो ये तो आयनिक कंपाउंड है ना। लेकिन CaC2 क्या है? एक कोवैलेंट कंपाउंड है यार, इसीलिए इसको बताना जरूरी था। कोवैलेंट कंपाउंड है CaC2, एक कोवैलेंट कंपाउंड है। ओके, यानी कि ये कुछ ऐसा बनाएगा क्या? कार्बन, कैल्शियम को 2 अथी चाहिए ना, तो नहीं, इस तरह से नहीं बनाएगा मेरे ख्याल से। नहीं, ये कोवैलेंट कंपाउंड है, इसके लिए अलग से मैं कभी जब कोवैलेंट कंपाउंड बताऊंगा ना, तो हालांकि स्ट्रक्चर बनना चाहिए CaC2 का। तो CaC2 एक आयनिक कंपाउंड नहीं है बल्कि कोवैलेंट कंपाउंड है। तो क्या इस पर एक क्वेश्चन भी है, इस पूरे पर ना एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, मैंने देखा है। कैल्शियम कार्बाइड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग पल्वेराइज्ड कैल्शियम ऑक्साइड एंड कोक। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब कोक के साथ हम हीट करते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ से कार्बाइड हमको मिल गया। अब इस कार्बाइड को हम क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस मतलब केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ कंपाउंड ड्यू टू एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रोलिसिस क्या होता है? कि केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ एनी कंपाउंड ड्यू टू एडिशन ऑफ वाटर। तो ये हाइड्रोलिसिस ही है। CaC2 को, कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ एडिशन करा रहे हैं तो क्या प्रोडक्ट मिल रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है? एसिटिलीन। इसी का यूज करते हैं ना वेल्डिंग में, ठीक है, इसका ये वेल्डिंग में यूज करते हैं। तो ये याद रखना कि COA क्या है? हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है, और यहां से हमने जब कैल्शियम कार्बाइड बना लिया तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? ये ग्रेइश ब्लैक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और केमिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोलिसिस करके एसिटिलीन देता है। तो अगर कोई पूछेगा कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसको हाइड्रोलिसिस करने पर एसिटिलीन देता है, तो वो कौन सा कंपाउंड है? कैल्शियम कार्बाइड है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज जो है ना, इसको यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ गया। और भी प्रॉपर्टी जान लो कैल्शियम कार्बाइड के बारे में। इट इज यूज टू प्रिपेयर एसिटिलीन गैस इन लैबोरेटरी। ये तो होना ही था क्योंकि एसिटिलीन यहाँ पर निकल ही रहा है। इट इज यूज एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है डिहाइड्रेटिंग मतलब क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी चीज को ड्राई करे, अ सब्सटेंस दैट ड्राइज और रिमूव्स वाटर फ्रॉम ए मटेरियल। किसी मटेरियल से अगर वाटर को निकालना हो, है ना, या ऑब्जर्व करना हो, मान लो किसी सब्सटेंस में वाटर है, तो अगर कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट इसमें डाल दोगे तो क्या करेगा? वाटर को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा। तो जो कैल्शियम कार्बाइड है ना, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है। यानी कि एक ऐसा मटेरियल है जो वाटर को रिमूव करता है किसी मटेरियल से। कैल्शियम कार्बाइड एक ऐसा कंपाउंड है जो वाटर को रिमूव करता है किसी मटेरियल से, ठीक है, तो इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्रेफाइट और हाइड्रोजन के भी मैन्युफैक्चर में इसका यूज होता है। अब आते हैं सिलिकॉन कार्बाइड। ये भी एक आयनिक नहीं है, ये भी एक कोवैलेंट कंपाउंड है। SiC इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड कोक। देखो, जिस तरह से कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कोक को हीट किया था तो यहाँ से क्या मिला था? CaC2 प्लस CO। उसी तरह सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ कोक को हीट करेंगे तो यहाँ की सिलिकॉन क्या मिल रहा है हमें? सिलिकॉन कार्बाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर वैसे भी कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रिपरेशन में शायद ये हमने देखा भी था यार, शायद मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन चलो
फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है किसका, सिलिकॉन कार्बाइड का। ये बहुत वेरी हार्ड सब्सटेंस है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। ये वाटर में इनसॉल्युबल है, डेंसिटी 3.22 ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब है। केमिकल प्रॉपर्टीज में देख लेते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड को ऑक्सीडाइज कैसे करते हैं, NaOH के साथ इसको जब मिलाते हैं तो ये क्या देता है प्रोडक्ट में, Na2CO3, Na2SiO3 और H2O। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है NaOH के जब इसको फ्यूज कराते हैं विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट इज एन एब्रेसिव। एब्रेसिव मतलब क्या होता है, एब्रेसिव मतलब होता है सब्सटेंस दैट इज रफ एंड कैन बी यूज्ड टू क्लीन हार्ड सरफेस। ये जो हम पढ़ रहे हैं SiC सिलिकॉन कार्बाइड, ये काफी रफ सब्सटेंस है और किसी और मटेरियल को क्लीन करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये एक रफ सब्सटेंस है एंड कैन बी यूज टू क्लीन हार्ड सरफेस। हार्ड सरफेस को क्लीन करने के लिए हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड का यूज कर सकते हैं, इसीलिए सिलिकॉन कार्बाइड को क्या कहते हैं, एब्रेसिव कहते हैं। एब्रेसिव और भी कई सब्सटेंस एब्रेसिव होते हैं, यहाँ पर फोटो भी देना चाहिए था सिलिकॉन कार्बाइड का। तो सिलिकॉन कार्बाइड एक एब्रेसिव है, इसका मतलब यह है कि ये काफी हार्ड है और किसी हार्ड सब्सटेंसेस को क्लीन करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। तो समझ में आया। उसके पहले मैंने डिहाइड्रेटिंग एजेंट बताया था और अब्रेसिव के बारे में बता रहा हूँ। तो इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए ग्राइंडिंग स्टोन टू कट एंड शार्पन टूल्स। तो स्टोन को काटने के लिए भी ठीक है इसका यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि ये बहुत हार्ड है। तुम देख रहे हो इसका मेल्टिंग पॉइंट 2700 डिग्री सेल्सियस है, तो ये बहुत हार्ड है और टूल्स को शार्पन करने में भी इसका यूज होता है सिलिकॉन कार्बाइड का। अब आते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट कार्बोनिक एसिड रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक कार्बोनिक एसिड नहीं होगा, ये CO2 होगा। ठीक है, CO2 जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो CaCO3 प्लस H2 बनाता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग CO2 इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो हमको पता भी है, पहले भी देख चुके हैं कि लाइम वाटर, ये क्या है, लाइम वाटर इसी को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। जब इसे CO2 पास कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैसा होता है, इनसॉल्यूबल होता है। पता है ना, ये इनसॉल्यूबल होता है, यानी ये पानी में नहीं घुलता है, यानी प्रेसिपिटेट कर जाता है व्हाइट कलर का। अगर टेस्ट ट्यूब में इसको आप देखोगे एक्सपेरिमेंट करके। फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विथ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 825 डिग्री सेल्सियस। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाओ, तो इट रिएक्ट्स विथ एसिड रिलीजिंग CO2। तो ये तो पहले भी देख चुके हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन। याद है जब लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ CO2 देख रहे थे तो हमने क्या देखा था कि ये कैल्शियम कार्बोनेट को NaCl के साथ रिएक्शन करवा के, ये क्या है, ये सॉल्ट है। कैल्शियम क्लोराइड क्या है, एक सॉल्ट है। क्यों, क्योंकि जो रिएक्शन है एसिड बेस रिएक्शन है। NaCl क्या है, एसिड है, और CaCO3 क्या है, बेस है। तो बेस प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2, ये गैस निकल रहा है। ठीक है, ये गैस निकल रहा है यहाँ से, रिलीजिंग स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करके CO2 बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। इट रिएक्ट विथ वाटर दैट इज सैचुरेटेड विद CO2 टू फॉर्म सॉल्युबल बाइगन। लेकिन फिर से इसी कैल्शियम कार्बोनेट को CO2 के साथ और फिर से CO2 एडिशन करते जाओगे तो क्या मिलेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कि क्या होता है, सॉल्युबल होता है। सॉल्युबल होता है, यानी कि लाइम वाटर में तुम CO2 को मिलाए तो क्या दिया, CaCO3, जो कि इनसॉल्युबल होता है और व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉल्यूट होता है। लेकिन फिर से इसमें CO2 मिलाए तो क्या बना, CaNCO3 का होल 2। ठीक है, और ये कैसा होता है, ये सॉल्युबल होता है, यानी जो वाटर है अब वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, अब उसमें कोई प्रेसिपिटेशन नहीं बचेगा अगर फर्दर CO2 का एडिशन होगा तो। CaCO3 का एंटासिड की तरफ यूज करते हैं। एंटासिड क्या होता है, एक तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के बारे में बताया, एब्रेसिव सब्सटेंस के बारे में बताया कि एब्रेसिव सब्सटेंस किसे कहते हैं, जो हार्ड होते हैं, काफी हार्ड होते हैं और किसी हार्ड सरफेस को क्लीन करने के लिए उनका यूज किया जाता है। तो एंटासिड क्या होता है, एंटासिड मतलब एक मेडिसिन होता है दैट प्रिवेंट्स और रिड्यूसेस टू मच एसिड स्पेशली इन द स्टोमक। मतलब बहुत ज्यादा एसिड अगर स्टोमच में हो, ठीक है, नहीं बोलते हैं कि एसिडिटी हो गया, इतना ज्यादा खा लेने से एसिडिटी वगैरह जो भी हो, तो इसी एंटासिड को लेते हैं। वैसे तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया काफी फेमस है एंटासिड में, लेकिन CaCO3 भी एक एंटासिड है जिसको लेने से क्या होता है, आपके स्टोमच में, आपके जो पेट में अगर ज्यादा एसिड है तो ये बेस की तरह काम करता है। एंटासिड और कुछ नहीं बल्कि बेस होते हैं, तो आपके पेट का एसिड और ये बेस मिलके क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएशन रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा पेट में, सॉल्ट प्लस वाटर, तो आपको राहत मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से तो CaCO3 क्या है, एंटासिड है, यानी कि ये क्या करता है, प्रिवेंट और रिड्यूसेस टू मच एसिड। ठीक है, स्टोमच में बहुत ज्यादा एसिड को क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, रिड्यूस कर देता है, तो इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड।
ओके, एंटासिड का मतलब समझ में आ गया, एब्रेसिव का मतलब समझ में आ गया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब समझ में आ गया। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग कार्बोनिक एसिड विथ NaOH। ये कार्बोनिक एसिड, इसको कार्बोनिक एसिड भी बोलते हैं H2CO3 को। तो ये भी एसिड बेस रिएक्शन है, क्यों? क्योंकि NaOH बेस है और ये एसिड है, तो एसिड प्लस बेस सॉल्ट बन गया और वाटर दे दिया। तो ये हमारा Na2CO3 यहाँ से बन गया। अच्छा, Na2CO3 को वाशिंग सोडा भी कहते हैं, ठीक है। वाशिंग सोडा पूछेगा कि वाशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है निम्न में से, तो बहुत सारा ऑप्शन दे देगा, उसमें से जो Na2CO3 होगा वो सही होगा, क्योंकि इसका उपयोग डिटर्जेंट में करते हैं, कपड़ा धोने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसको सोडा एस भी कहते हैं, सोडा एस भी, ठीक है। कोई पूछ दिया कि सोडा एस का केमिकल फॉर्मूला बताओ, तो ये सोडा एस भी है। फिर ये मतलब समझना कि मतलब ये अलग है क्या, नहीं, सेम ही है। इट इज ए व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये भी मेल्टिंग पॉइंट एज 51°C, ये सॉल्युबल होता है वाटर में, है ना। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज इसका देखते हैं Na2CO3 का। तो केमिकल प्रॉपर्टीज Na2, फिर से अगर वही सेम रिएक्शन Na2CO3 को फिर से वाटर में मिलाओगे तो फिर से वही एसिड प्लस बेस दे देगा, समझ रहे हो, क्योंकि Na2CO3 क्या है, एक तरह का सॉल्ट है। इट रिएक्ट विद मेटल सॉल्ट टू फॉर्म इनसॉल्युबल बेसिक कार्बोनेट, मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन करके ये इनसॉल्युबल बेसिक कार्बोनेट बनाता है। जैसे कि अगर हम देखें तो Na2CO3 मान लो एक रिएक्शन लेता हूँ प्लस MgSO4, ठीक है। मैं Na2CO3 का रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूँ, मैग्नीशियम सल्फेट के साथ, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, यानी कि यहाँ का सोडियम किसके साथ मिल जाएगा, इसके Mg वाले सल्फेट के साथ, और यहाँ का CO3 किसके साथ मिल जाएगा, Mg के साथ। तो क्या रिएक्शन हो जाएगा, Na2SO4 प्लस MgCO3, डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि आयंस बदल लिए जाएंगे। तो अब ये जो कार्बोनेट्स मिले ना, ये इनसॉल्युबल बेसिक कार्बोनेट्स मिलेंगे। इनफैक्ट पानी, जो कभी कभी हार्ड वाटर का आपने नाम सुना होगा कि हार्ड वाटर में जल्दी से साबुन काम नहीं करता है, जो भी कपड़ा धोने का साबुन है वो हार्ड वाटर में काम नहीं करता है। तो ये हार्ड वाटर इसी के चलते होता है। मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्या होता है, बाई कार्बोनेट्स और सल्फेट्स के चलते वाटर जो है वो हार्ड होता है, तो ये इनसॉल्युबल होता है MgCO3। इस तरह का रिएक्शन यूजेस क्या है Na2CO3 का, इट इज रिमूव्स ग्रीसी डर्ट फ्रॉम क्लॉथ्स एंड वेसल्स। तो पता ही है, क्योंकि ये वॉशिंग सोडा है ही, तो वाटर का, तो कपड़े को साफ करने में इसका यूज होगा। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, इट इज यूज टू सॉफ्टन हार्ड वाटर, वाटर को सॉफ्ट करने में भी, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए भी इसका यूज करते हैं, किसका, Na2CO3 का। अब आते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट पे, तो इसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि बेकिंग में इसका यूज किया था, केक बनाने में, पाव रोटी में, क्यों, उसको भी देखते हैं। इट फॉर्म्स व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बोनिक एसिड, तो जब कार्बोनिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराता है तो क्या बनाता है, NaOC3 प्लस H2O। एक मिनट यहाँ देखता हूँ, NaSCO3 प्लस H2O, लेकिन यहाँ तो इसके साथ बन रहा है ना, एक मिनट देखता हूँ। तो यहाँ पर एक करेक्शन होगा, वो ये है कि कार्बोनिक एसिड जब एक्सेस में रहेगा ना, एक्सेस मतलब काफी ज्यादा मात्रा में, NaOH मान लो यहाँ पर 2 मोल लेते हैं और यहाँ पर कार्बोनिक एसिड मान लो 20 मोल ले लिए, तो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा उसमें NaSO3 बनेगा। लेकिन अगर यहीं पर H2CO3 प्लस NaOH है, और अगर मैंने NaOH को NaOH, ठीक है, NaOH को मैंने मान लो 2 मोल ले लिया, ठीक है, और H2CO3 का क्या ले लिया, यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। होता क्या है कि H2CO3 प्लस NaOH, तो जब H2CO3 एक्सेस में होता है ना, एक्सेस में, यानी कि मान लो जब मैं 2 मोल NaOH ले रहा हूं और 20 मोल मैंने ले लिया H2CO3 का, तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, NaCO3 प्लस वाटर H2O बनेगा। लेकिन अगर इसी में अगर मैं H2CO3 मान लो 2 मोल ले रहा हूं, ठीक है, H2CO3 2 मोल ले रहा हूं और 20 मोल NaOH ले रहा हूं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस H2O, बस इतना फर्क है। जब H2CO3 एक्सेस में होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, और जब NaOH एक्सेस में होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट। बस पिछले वाले में वही बात है कि मैंने देखा कि दोनों सेम ही रिएक्शन है और प्रोडक्ट अलग अलग बन रहा है, तो होता कुछ नहीं है। होता यह है कि जब ये रिएक्शन कब होगा, जब एक्सेस ऑफ
यहाँ पर लिख लो H2CO3 इन एक्सेस, ठीक है, H2CO3 जब यहाँ एक्सेस में होगा। और ये रिएक्शन कब होगा, किधर गया, एक और था ना, यहाँ पर, ये रिएक्शन कब होगा, जब NaOH इज इन एक्सेस, ठीक है। एक्सेस का मतलब समझ में आया, 10 गुना ले लिए, 20 गुना ले लिए उसका क्वांटिटी का, जितना का है ना उस तरह का। तो ये हमारा हो गया। तो NaSO3 के बारे में, इट इज ए व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, इट इज स्प्रेंगली सोल्यूबल इन वाटर। केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं तो NaSO3 वाटर के साथ रिएक्शन करके फिर से वही दे देगा, कार्बोनिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। इट रिएक्ट विद एसिड टू इवॉल्व CO2, ये तो देखे भी थे रिएक्शन जब हम लोग CO2 का प्रिपरेशन देख रहे थे, तो हमने देखा था कि जो बाइकार्बोनेट है वो डाइल्यूट एसिड के साथ मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस देते हैं। यूज क्या है इसका, यूज ये है कि इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट के प्रिपरेशन में इसका भी होता है, ठीक है। इट इज यूज एज एंटासिड, अब एंटासिड भी बताया कि रिड्यूसेस द और रिड्यूसेस और प्रिवेंट्स द एसिड, ठीक है, यानी कि बेस की तरह ये यूज होता है। स्टोमच में अगर एसिडिटी हो तो उसको रिलीफ करने के लिए, उसको कम करने के लिए एसिडिटी को इसको यूज किया जाता है, एंटासिड को, ठीक है। इट इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। क्यों बेकिंग पाउडर, क्योंकि NaSO3 को जब हीट होता है ना, जब आप बेक करते हो, किसी चीज को बेक करते हो तो उसको हीट करते हो ना, तो ये क्या देता है, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, और ये CO2 गैस इवॉल्व होता है। तो जो ब्रेड है वो फ्लफी क्यों बनता है, फ्लफी यानी स्पॉन्ज जैसा, इसी के चलते, क्योंकि CO2 गैस इवॉल्व होता है और जब भी ऊपर राइज करता है तो ब्रेड्स में छोटे छोटे होल्स होते हैं, होल्स हो जाते हैं, इसी CO2 के चलते ब्रेड क्या होता है, फ्लफी बन जाता है, या पाव रोटी या जो भी बेकरी में यूज होता है, तो इसीलिए इसको बेकिंग पाउडर भी कहते हैं। Na2CO3 को वाशिंग सोडा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। Na2CO3 को क्या कहते हैं, वाशिंग सोडा, लेकिन NaHCO3 को क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो बहुत सारे कार्बन क्या है, बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्मेशन करता है। क्यों, क्योंकि इसके पास एक प्रॉपर्टी है कैटेनेशन, ठीक है, इसको हिंदी में श्रृंखलन भी कहते हैं, श्रृंखलन। कार्बन के साथ बहुत सारा बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। ऐसा बहुत कम होता है, देखो तो ऑक्सीजन O2 ही बनाता है, या खूब से खूब O3 ओजन बनाएगा, कभी O4 बना पाएगा, O5 बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। फिर देखो फास्फोरस खूब से खूब P5 बनाता है, P6 बनाएगा, नहीं बना पाएगा, P7 बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, ठीक है। क्या क्लोरीन क्या, Cl2, ठीक है, Cl4 कभी बना पाएगा, अपने आप में नहीं, Cl5 Cl6 नहीं कर पाएगा। नाइट्रोजन खूब से खूब N3 बनाता है ना, नाइट्रोजन नाइट्राइड जो भी N3 माइनस आपको पता है ना, लेकिन N4 बनाता है या N5 बनाता है, नहीं बनाता है, N10 बनाता है, नहीं बनाता। लेकिन कार्बन के पास अपना एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, यूनिक कैपेबिलिटी है कार्बन, देखो यहाँ लिखा हुआ है, फॉर्मिंग लॉन्ग चेन, ठीक है, बाय सेल्फ लिंकेज among the atoms. This ability of an element to form either straight chain or branch chain is called catenation. तो कार्बन के पास, तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके पास कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है, वो कार्बन ही है, इसलिए इसका बहुत सारा कंपाउंड्स बनता है। तो ड्यू टू दिस यूनिक फ्रैक्चर कैटेनेशन, कार्बन कैन फॉर्म इन्यूमरेबल नंबर ऑफ कंपाउंड, दिस कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन हाइड्रोजन नोन एज कार्बन। तो जब कार्बन अपने में ही बॉन्ड्स बनाते हैं, तो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे देखो C2H4 क्या है, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, और ठीक है, इसको इथीन भी बोलते हैं C2H4 को। तो बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, या तो अनसेचुरेटेड होते हैं या सेचुरेटेड कार्बन होते हैं। सेचुरेटेड कार्बन वे होते हैं जिनमें हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है, जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन। LPG में कौन सा गैस पाया जाता है जो आपको खाना बनाने में यूज होता है, वो प्रोपेन प्लस ब्यूटेन होता है। LPG में कौन सा गैस होता है, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, ठीक है, इसको नोट कर सकते हो। तो हम अभी मीथेन के बारे में ज्यादा जानेंगे, ठीक है। मीथेन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CH4। ये सबसे सिंपलेस्ट क्या है, सिंपलेस्ट सैचुरेटेड कार्बन है, ठीक है, सबसे। तो मीथेन सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ सैचुरेटेड कार्बन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4। ये कुछ इस तरह का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। ये कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं और ये सिंगल बॉन्ड इसको पढ़ते हैं, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, तो वैलेंसी भी यहाँ पूरा हो जा रहा है। अच्छा, इसके आगे का कौन सा होगा, तो C2H6 होगा ना। इसके आगे का अगर मुझे बनाना है तो ये ऐसा बन जाएगा,
सॉरी, इसके आगे का अगर हमको बनाना है C2N6, आगे का कौन होगा C2N6, इसको इथेन पढ़ेंगे, ठीक है। C2N6 को इथेन, CH4 को मीथेन, C2N6 को, यहाँ पर मैं इसका स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बन गया 3-3। तो इस तरह से आगे पढ़ना है। नेचुरल गैस मेनली मीथेन फॉर्म करता है, और ये मीथेन मेनली एनारोबिक डिकम्पोजिशन जब होता है ना ऑर्गेनिक मैटर का बैक्टीरिया के द्वारा अर्थ क्रस्ट में, तब ये मीथेन फॉर्म करता है, ठीक है। एनारोबिक मतलब और बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं हो। एरोबिक डिकम्पोजिशन कब होगा, जब ऑक्सीजन का प्रेजेंस होगा। एनारोबिक डिकम्पोजिशन यानी कि बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो बहुत सारे माइनिंग में, कोल माइनिंग में जहां पर आग जल्दी पकड़ लेता है, ठीक है, वहां CH4 के चलते ही आग लग जाता है। आप कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ते हो कि कोल माइन में, कोयला खदानों में आग लग गया या जो भी हो, तो वहां CH4 रहता है, ठीक है, वहां कोयला खदानों में। इसलिए वहां पर लाइट का जो हैम्फ्री, क्या बोलते हैं इसको, डेविस सेफ्टी लैम्प का यूज करते हैं खदानों में, चूंकि अंधेरा रहता है तो डेविस सेफ्टी लैम्प का यूज करते हैं। नहीं तो अगर वहां पर मोमबत्ती या कैंडल लेके तो काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां तो तुरंत फायर क्या करेगा, कैच कर लेगा, ठीक है। तो वहां किसी तरह का फ्लेमेबल सब्सटेंस नहीं लेके जाना चाहिए। तो इसीलिए एक डेविस सेफ्टी लैम्प होता है, उसी का यूज किया जाता है। इसको सर हम्फ्री डेवी ने बनाया था। तो यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। और काफी इनफ्लेमेबल गैस है ये, एक्सप्लोजिव नेचर का है। इसका लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताया गया है कि जब सोडियम एसीटेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते हैं तो क्या बनाता है, यहाँ पर ये प्रोडक्ट गलती दिया हुआ है, ऐसा होगा CH4 प्लस Na2C होगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। सोडियम एसीटेट एक सॉल्ट है, और नहीं, सोडियम एसीटेट ऑन क्या हो गया, ऑन हीटिंग एनहाइड्रस सोडियम एसीटेट विथ सोडियम लाइम मीथेन इज फॉर्म्ड अलोंग विथ सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर ये रिएक्शन करके यहाँ पर हमें मीथेन मिलता है। एक तरह का लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है मीथेन का, ठीक है। वैसे नेचर में कैसे पाया जाता है, जब कोई एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का अर्थ क्रस्ट में, तो वहां पर CH4 मीथेन पाया जाता है। और मार्स लैंड पे भी पाया जाता है, ठीक है, मार्सी लैंड, जहाँ पर काफी जहाँ पर कीचड़ जैसा है ना, कीचड़ जैसा एरिया, वेटलैंड जिसको बोलते हैं, वहां पर मीथेन काफी पाया जाता है, इसलिए इसको मार्स गैस भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लो कि इसको मार्सी प्लेस, इसलिए इसको मार्स गैस। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि मार्स गैस, इनमें से कौन सा मार्स गैस है, ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा गैस है जिसको मार्स गैस भी कहा जाता है, तो काफी सारा ऑप्शन रहेगा। CO2 रहेगा, CO रहेगा, CH4 रहेगा मान लो, और भी ऑप्शन मान लो O2 रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, CH4 सही होगा। तो क्योंकि मार्सी एरिया में पाया जाता है, मार्सी मतलब जहां पर वेटलैंड्स हो, जहां पर, कहने का मतलब एक सीनरी होता है जहां मड है ना, मड ज्यादा हो, वैसे एरिया को मार्सी लैंड्स आप कहते हो। तो ये तो नेचर वाला देख लिए। फ्री लेबोरेटरी वाला है प्रिपरेशन, जहाँ CO2 CH4 यहाँ से इवॉल्व, जब सोडियम एसिटेट के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड को हीट करते हैं, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर भी दिखता है कि, हालांकि इस कंपाउंड का नाम मैं श्योर नहीं हूँ कि इसका नाम क्या है, देखना और कमेंट सेक्शन में बताना Na2C का। तो और मीथेन क्या है, लाइटर है एयर से और वाटर में इनसोल्यूबल है। मीथेन वाटर में इनसोल्यूबल है, लेकिन CO2 क्या है, वाटर में सोल्यूबल है, ठीक है, याद है। और CO कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर में क्या है, ये भी इनसोल्यूबल है। CH4 भी इनसोल्यूबल है वाटर में, लेकिन CO2 सोल्यूबल है वाटर में, तो याद रखना। और CO2 थोड़ा सा क्या होता है, हैवियर होता है एयर से, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, थोड़ा सा लाइटर होता है एयर से। और CH4 भी लाइटर होता है एयर से, इसलिए ये दोनों को, CH4 और CO दोनों को हम लोग डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से कलेक्ट करते हैं इस गैस को। लेकिन CO2 सिंस हैवियर होता है एयर से, इसलिए इसको अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से, इसको मेथड से कलेक्ट करते हैं। ये देखो, ये डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, ये कुछ इस तरह का हो गया, बताया था पहले भी इस तरह का। ये डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से हम लोग, ये ऊपर में यहाँ पर क्या होगा, मीथेन गैस होगा, इस डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से कलेक्ट हो रहा है। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टी मीथेन का, मीथेन इज ए कलरलेस एंड आउटडोर गैस, इनसोल्यूबल तो होता ही है वाटर से, एयर से लाइटर होता है, और हाँ, ये ग्लोबल वार्मिंग भी कॉज करता है। ये ग्रीन हाउस गैस है। कोई पूछेगा कि CO2 तो ग्रीन हाउस गैस है ही, CH4 भी ग्रीन हाउस गैस है, NO2 भी ग्रीन हाउस गैस है, SO2 भी ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, क्योंकि ये अर्थ के टेम्परेचर को गर्म करने में सहायक होते हैं। CNG में जो मीथेन होता है, CNG विच कंटेन मेनली मीथेन कैन बी स्टोर इन सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर में स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, LPG में मेनली मीथेन नहीं होता है, ठीक है, उसमें प्रोपेन प्लस ब्यूटेन होता है, लेकिन CNG, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में
इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसमें मेनली मीथेन होता है, उसको सिलेंडर में स्टोर करके रख सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जब CH4 बर्न करता है तो ये एनर्जी देता है, क्योंकि CH4 क्या है, हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन जब भी बर्न करते हैं तो क्या देते हैं प्रोडक्ट में, CO2 देते हैं, जो कि धुएं के रूप में बाहर निकलता है, वाटर होता है वेपर के रूप में, और एनर्जी रिलीज होता है। इसलिए तो इसका CNG में यूज करते हैं। इसी एनर्जी से तो बस जो भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो भी CNG से चलती है, इसी एनर्जी से इंजन क्या होता है उनका चलता है। तो उसके बाद फिर ये सनलाइट के प्रेजेंस में फिर रिएक्शन होता है, जैसे CH4 Cl2 के साथ रिएक्शन करके क्या होगा, यहाँ का एक हाइड्रोजन हटेगा और एक कैल्शियम यहाँ का जुड़ जाएगा, तो यहाँ क्या बचा CH3Cl। फिर से CH3Cl को Cl2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो फिर से एक हाइड्रोजन हटेगा यहाँ का, तो यहाँ CH2 बच जाएगा, और एक क्लोरीन यहाँ का जुड़ेगा तो CH2Cl2 बच जाएगा, और NCl फिर से प्रोडक्ट में मिल जाएगा। ऐसे करते करते अंत में क्या बनेगा प्रोडक्ट सॉरी CCl4 बना जाएगा। CCl4 को क्या बढ़ते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन। यूपेक नेम क्या है इसका, टेट्राक्लोरोमीथेन। ऐसे कॉमन नेम हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोलते हैं, क्योंकि इसका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, हर एक कार्बन के साथ 4 क्लोरीन क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। ये हो गया। फिर मीथेन को अगर आप बिना एयर के एब्सेंस में, बिना एयर के प्रेजेंस में आप हीट करोगे ना, तो ये क्या देता है, कार्बन ब्लैक C प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। इस प्रोसेस को पायरोलिसिस भी कहते हैं और क्रैकिंग भी कहते हैं। पायरोलिसिस का मतलब क्या होता है, डिकम्पोजिशन ब्रॉट अबाउट हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोजिशन जब होता है तो उसको पायरोलिसिस कहते हैं। पायरोलिसिस, ये पैरालिसिस नहीं है, ठीक है, पायरोलिसिस है, ध्यान देना। हाई डिकम्पोजिशन पे, डिकम्पोजिशन ब्रॉट अबाउट हाई टेम्परेचर, उसको पायरोलिसिस कहते हैं। तो जब भी CH4 को एयर के एब्सेंस में डिकम्पोज करते हैं, हीट करते हैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे एयर के एब्सेंस में, तो क्या मिलता है हमें प्रोडक्ट में, कार्बन ब्लैक जिसको C कहते हैं, और हाइड्रोजन गैस। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया मीथेन का, और कुछ कुछ हमने इस पर देखा और भी चीज़। ये काफ़ी काम देगा, जब भी मीथेन का बात आएगा किसी क्लास में किसी जगह, तो आपके सामने ये सब आ जाएगा, तो काफ़ी मददगार होगा। तो ये यहाँ पर थ्योरी पार्ट खत्म होता है कार्बन एंड इस कंपाउंड का, क्लास 8 का। अगले जब भी इसका स्टार्ट होगा अगले क्लास में, तो इसका क्वेश्चन किया जाएगा, लेवल 1 लेवल 2 जो भी हो। इसका काफी सारा तो हो भी गया था लगता है। लेवल 1 किधर गया, हाँ लेवल 1 में ट्रू फॉल्स है, मैच द कॉलम है, फिर MCQs है, फिल इन द ब्लैंक्स भी था, फिर लेवल 2 में कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, और लेवल 3 में भी कुछ क्वेश्चंस हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। आगे क्लास में मिलते हैं।